तो ये तो कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा उसके कुछ न कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं ना कोई जी जी। चीज के। मसलन देखे ना, एक फेयरली आपने अवाम की राय को डैमेज किया है, उसको फिर आपने कानून का ज़ाब्ता बना के कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके उनको उनका जो है इंतखाबी निशान लेने नहीं दिया। फिर उसी कानून की गुंजाइश निकाल के उन्होंने सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया कि शायद इस तरह में हक मिल जाए, वो भी आप डिनाई करेंगे तो मैं समझता बड़ी बददियानती और गलत हरकत जुडिशरी को यूज करने से कि पूरी दुनिया में आप शर्मिंदा होंगे। देखिए, आज जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करते जाए और हमें सब जगह जो है वो अदलिया की बका है और अदलिया की ताकत है। और जब भी अदलिया डिविएट करती है तो रिजल्ट के मुताबिक हम एक्सेप्ट नहीं करते, ना वो मसला रिजॉल्व होता है और अदलिया का माहौल खराब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में हूँ आपके साथ फाइजा शराजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, बड़ी अहम हेयरिंग चल रही है। कल भी हमने लाइव देखी, आज भी उसकी लाइव हेयरिंग चल रही थी। अब उसको जुमेरात तक जो है उस मौखर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, ये एक अलग बहस और एक अलग क्वेश्चन है जो कि इसी केस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करना है। रिजर्व सीट्स के हवाले से अगर रिजर्व सीट्स गवर्नमेंट को मिल जाती है तो 2/3 मेजोरिटी उसकी रहती है, और अगर रिजर्व सीट तहरीक इंसाफ को मिल जाती है, लेट सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, तो फिर गवर्नमेंट की 2/3 मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है। अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी रह जाती है और ये फैसला गवर्नमेंट के हक़ में जाता है तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था, बहुत सारी आइनी तरमीम मुतवक्के हैं, जिसमें जुडिशल ऑर्डर भी एक शामिल है। चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमन की उसकी तोसी के हवाले से और भी बहुत सारी ऐसी आइन में तरमीम हैं जो कि एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, और अगर ये नहीं होता तो फिर वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। नाज़रीन, ये किन को मिलनी चाहिए सीटें, किन को नहीं मिलनी चाहिए, इसका तयन तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद की पार्टी का तयन होना अभी बाकी है। पहले से इसका तयन हो जाए कि पार्टी की हैसियत क्या है, उसके बैट सिंबल उसका तयन हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे तनाज़े, कन्फ्यूज्ड डिसीजंस, हमने जिसे कन्फ्यूज्ड डिसीजन ही कहा जा सकता है, कन्फ्यूज नौयत के फ़ैसले थे जो कि सामने आए और जिन्होंने पाकिस्तान में ये इंतखाबी सूरत हाल जो थी वो पैदा की। उसके बाद बुनियाद तो इसकी डाली गई ये सारी सूरत हाल की उस फैसले से जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इलेक्शन सिंबल के हवाले से, बैट के हवाले से एक फ़ैसला दिया और उस पर जो मुहर जब्त की थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने की थी। यानी कि दोनों ने तहरीक इंसाफ से एन इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन बिल्कुल सर पे थे, चंद दिनों की मुसाफत पे थे, और उनसे तहरीक इंसाफ से उसका बैट यानी कि सिंबल ले लिया। उसके बाद ये कन्फ्यूजन खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे मोहर लगा दी। नाज़रीन, यही मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन दे रही है या जजेस जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं वो लाइव कवरेज भी दिखाई जा रही है, हम भी देख रहे हैं सारा दिन के क्या कवरेज दिखाई जा रही है, क्या डिस्कशंस वहाँ पे हो रही हैं। उससे पहले उस केस का भी फैसला कर लिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी मैं जिक्र करने जा रही हूँ, जिस पे रिव्यू भी फाइल हो चुका है, यानी कि तहरीक इंसाफ को बैट का सिंबल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस केस का फैसला हो जाता है तो फिर आगे ये वाले डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे, और अगर उसी का फैसला नहीं होता तो ये गुत्थी जो है सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती चली जाएगी। इसी हवाले से बात करते हैं। असद मंजूर भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया असद मंजूर भट्ट साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, इससे पहले कि हम रिजर्व सीट्स पे आएँ और इस सारे मामलों को डिस्कस करें, सर सबसे पहले आपको नहीं लगता, मेरा पर्सनल ख्याल है, बाकी आप कानूनी और आईनी मुझे उसका नुक्ता नज़र भी बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, कि ये जो बैट का सिंबल था, अगर हम आज रिजर्व सीट्स के हवाले से देखें, जितने भी मसाइल हैं उनको देखें, तो वो हमें सारा कुछ याद दहानी करवाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और इलेक्शन कमीशन के फैसले की, कि तहरीक इंसाफ से बैट का सिंबल ले लिया गया। अगर वो ना होता तो आज इतनी पेचीदगियाँ भी ना होती। पहले उस पर रिव्यू जो फाइल हो चुका है, पहले उसको देख लिया जाए, उसका डिसीजन हो जाए तो शायद मामला ज़्यादा आसान हो जाए। असद साहब जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है।
अगर ये इंतखाबी निशान वाला मामला रिजॉल्व हुआ होता तो शायद बहुत सारी बातों तक ये मामला जाना ही नहीं था। और पूरी कौम को ये पता है कि मुख्तलिफ हिलों और अरबों से एक तरीका इख्तियार किया गया कि एक पॉपुलर पार्टी को आउट ऑफ द बैलेट बॉक्स जो है वो करने की कोशिश थी, और इसके बावजूद लोगों ने अपने जज्बात और अपने पूरे मौके को पेश किया है और ये सारे मामले पूरी कौम के सामने खुल गए हैं। अच्छा साहब, सुप्रीम कोर्ट अभी रिजर्व सीटों के हवाले से डिसीजन तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का ही होगा और फुल कोर्ट बैठी है तो कोई ना कोई मेजॉरिटी डिसीजन तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो जो रिव्यू फाइल हुआ है उस जानिब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? अगर वो उस चीज़ को देख लिया जाए, एक दफ़ा तहरीके इंसाफ की पार्टी की हैसियत को देख लिया जाए, उसके सिंबल को देख लिया जाए, तो सारे मामला रिजर्व सीट्स के भी ऑटोमेटिकली अपने ख्याल के हल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर ये वाला मामला जिस साहब ने किया, ये बड़ी बात अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इसमें काफी सारे वजाहतें और मामला क्लियर हो सकते हैं। जी अच्छा साहब, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, आप हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जजेस के रिमार्क्स थे, कुछ जजेस ने तो इलेक्शन कमीशन पे या उसके एक्ट पे सवालात उठा दिए। आपको क्या लगता है ओवरऑल जो आपकी प्रैक्टिस रही है, ये मामला क्या वाकई सुन्नी इत्तेहाद को या तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद उसको सीट्स मिल जाएंगी, या जिनको मिली हैं उनको भी नहीं मिलेंगी, उनसे भी ले ली जाएंगी? ये होगा क्या एक्चुअल में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी बाई पासिंग रिमार्क्स हैं उनसे कभी सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जी जी, लेकिन अपेरेंटली तो इसी तरह है कि जो नशिस्तें इन्होंने इस तरह से हासिल करने की कोशिश की, इसमें उनको कामयाबी मिलनी चाहिए। क्यों कि पहली भी एक जाती उन्होंने की कि उन्होंने इंतखाबी निशान नहीं दिया। अब अगर उसके बाद भी ये पार्लियामेंट की पार्टी पोजीशन लेने की खातिर जो ज्वाइन किया है और उसके नतीजे में भी इनको अगर सीटें नहीं मिलती तो बहुत बड़ी ज्यादती भी है। अच्छा साहब, ये जो सीटों वाला इशू है, अगर मैं आपकी कानूनी लैंग्वेज में ही इसको जानना चाहूँ, इस इशू को एक्चुअल में, तो आपके ख्याल में ये इरेगुलरिटी है, इसको कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, या इलीगैलिटी इसको कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवाल उठा दिया है? जब पीटीआई के लोग सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइनिंग दे रहे थे उस वक्त इलेक्शन कमीशन का एक रोल था, वो नहीं प्ले किया गया, तो इसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली? बेसिकली इरेगुलरिटी तो होता है छोटा नेचर ऑफ एक्ट जिसकी होने या ना होने से कानूनी हक नहीं जाता। लेकिन मैं तो समझता हूँ इसको इलीगलिटी में लेके जाना चाहिए कि एक जानते हुए तो एक चीज की गई है जो एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कानून में भी दिया, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके इनका हक मारा गया, ये ज्यादती हुई है इनके साथ, ये इलीगलिटी है। मैं समझता हूँ इसको इरेगुलरिटी नहीं कहना चाहिए। यानी कि तहरीक इंसाफ को आपके ख्याल में ये सीटें वापस मिलनी चाहिए और ये उनका राइट है, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि तहरीक इंसाफ जिसमें इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइनिंग दी थी, उन्होंने अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी जिससे एक्चुअल में इशू रेज हुआ। अगर लिस्ट जमा हो गई होती तो ना होता। ये टेक्निकलिटीज है। मैं समझता हूँ इस तरह छोटी छोटी टेक्निकलिटीज में जाके अवाम के जो वोट्स हैं और उनकी जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उसको टेक्निकल नॉकआउट ही करना चाहिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जिसका जो हक है वो उनको दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवाम के वोट को डिनाइल है ना जी। उन्होंने देखे ना, पहले जाती है कि इंतखाबी निशान नहीं दिया, फिर उसके बावजूद लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए लोगों को बोलने दें, उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन होने दें। जब आप उनको टेक्निकल नॉकआउट कर करके साइड पे बिठाएंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत कैसे आगे आएगी? बिल्कुल। अच्छा साहब, एक और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, उस पर गाइडलाइन मुझे आपकी चाहिए कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि तहरीके इंसाफ को ही ज्वाइन क्यों नहीं किया गया, जब उनसे सिंबल ले लिया गया तो इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद में क्यों गए? अगर टेक्निकली देखें, अगर ये लोग तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लेते तो तहरीके इंसाफ के पास एज पार्टी उसके पास अम्ब्रेला सिंबल नहीं था, यानी कि बैट नहीं था, तो फिर रिजर्व सीट का इशू नहीं सामने आना था। वो तो एक जगह रह गई, यहाँ तो तहरीके इंसाफ का नाम लेना गुनाह था। और दूसरी बात है कि अभी भी आप बानिया पीटीआई का लफ्ज बोलते हैं, एक बंदे का पैदाइशी हक है, उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा है, किस कानून के तहत इमरान खान का नाम रोका हुआ है? देखें, आपने फस्तायत की इंतहा की है, किसी शख्स की बुनियादी नाम रखना उसका हक है,
उस पर पाबंदी है, उसकी पार्टी को जिसे ज्वाइन किया उसको रातों रात उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। उनमें से जो बंदा बात करता है उसका रिकाउंटिंग का नोटिफिकेशन निकाल के उसकी रिकाउंटिंग करके उसको जीते हुए हराया जा रहा है। तो ये कौन सा तरीका था तरीके इंसाफ को ज्वाइन करने का? तो सीधी सीधी उनको जेल करने की थी, और लोग इसलिए मजबूर होते तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। ठीक है ना, गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी तरीके से रोका गया। ठीक। असद साहब, आप समझ रहे हैं कि ये सीटें रिजर्व मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद को। लेट्स सपोज अगर ये नहीं मिलती हैं सुन्नी इत्तेहाद को या तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती है, अदालती फैसला कुछ भी आ सकता है, तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ के पास इसको रिव्यू में या अपील में जाने के अलावा कोई और ऑप्शन होगा, या तहरीक इंसाफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे जो सुन्नी इत्तेहाद में गए? क्या एक्चुअल में उनके पास लीगल ऑप्शंस क्या क्या रह जाएंगे? ये तो कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा उसके कुछ न कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं ना कुछ चीज के। मसलन देखे ना, एक फेयरली आपने अवाम की राय को डैमेज किया है, उसको फिर आपने कानून का ज़ाब्ता बना के कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके उनको उनका जो है इंतखाबी निशान लेने नहीं दिया। फिर उसी कानून की गुंजाइश निकाल के उन्होंने सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया कि शायद इस तरह में हक मिल जाए, वो भी आप डिनाई करेंगे। तो मैं समझता बड़ी बददियानती और गलत हरकत जुडिशरी को यूज करने से कि पूरी दुनिया में आप शर्मिंदा होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, सारी दुनिया को पता कि क्यों हो रहा है। सुन्नी तहरीक को ज्वाइन क्यों किया? इसलिए कि आप तहरीक इंसाफ को जिंदा रहने का रास्ता नहीं दे रहे। आप उसके बानी को उसका नाम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, तो उसके वालिदैन ने उसका नाम रखा है, तो इतनी जुल्म की इंतहा है। तो वहां पे तो इनडायरेक्ट अगर कानून की पाबंदियां लगा के और अदालतों की इस तरह के जो है ना वो टेम्ड फैसले करके, तो आप पब्लिक को तो और गुस्से में लाएंगे। और क्या होगा, अगला इलेक्शन जो होगा लग पता जाएगा इनको। अच्छा, वो हमने रिएक्शन दिया वो आएगा। तो असद साहब, ये जो बानी पीटीआई पे कहा जा रहा है कि केसेस होंगे, कुछ सुनगुन है कि मजीद केसेस भी शायद बन जाए, क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं, जो मेन केसेस हैं जिनमें उनको सजाएं हो चुकी हैं, उनमें सिर्फ एक इद्दत वाला केस है जिसका आज फैसला महफूज हो गया। उसके बाद अब वो फैसला आएगा तो शायद उनकी भी रिहाई मुतवक्के है अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी ना डाली गई। टेक्निकली अगर देखें या अकॉर्डिंग टू लॉ देखें, तो आपको लगता है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा है जितने भी उनके केसेस हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, एक भी केस आज तक स्टैंड तो किया कोई नहीं। जितने भी केस हैं वो बुरी हालत में, सिर्फ इतना हुआ है कि कानून का नाम इस्तेमाल करके एक बंदे को आवाम से फासले पे रखा जा रहा है, हत्ता कि उसका नाम भी लोगों को लेने की इजाजत नहीं है। तो इस तरह और भी केस करेंगे तो वो उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही, नीचे तो नहीं जा रही। ये तो मेरा ख्याल है पीटीआई की या तहरीक इंसाफ की मदद ही हो रही है गवर्नमेंट की इस तरह के घंटों से कि लोग और ज्यादा मजलूमियत और दूसरी तरफ जाएंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। कानून का, दस्तूर का इस्तेमाल हमेशा फेवरेबल टू द पब्लिक होना चाहिए, ना कि पब्लिक के मैंडेट के उलट फैसले किए। इसका कभी भी अदलिया या इलाके या कानून या आइन फेवर नहीं पा सकते। ठीक। असद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सर, ये जो मैंने पहले भी जैसे कि बात की कि ये जो बैट के सिंबल को लेने वाला था, एक्चुअल इशू तो वहाँ से आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर जब्त की थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर। क्या खुद से बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मुल्की हालात की खातिर, सियासी हालात की खातिर, इकोनॉमी की खातिर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही से उसको फैसले को देखना चाहिए, तस्हीह करनी चाहिए, या उस पर भी अर्ली हेयरिंग के लिए फिर मजीद एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं? वैसे माजरत के साथ मैं तो कहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अंदाज है कि अगर किसी जज की राय पहले पता चल जाए तो लगता है ये लॉ पार्टी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बददियानती किसी जुडिशल सिस्टम की हो ही नहीं सकती कि आप फैसला करने से पहले ही आपकी जो है ना वो पता होगी किसने किस पार्टी की तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि फैसला हमेशा ज़मीर के मुताबिक और आइन के मुताबिक होना चाहिए। वो जब होगा तो उसकी सपोर्ट हमेशा जो है वो आइन और दस्तूर जो है वो हमेशा जमहूरियत के हक में जाएगा। लेकिन अगर इस तरह फेवरेटिज्म के जरिए या प्रेशर के जरिए फैसले करवाए जाएंगे नजरिए से, तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
बहुत शुक्रिया असद मंजूर भट्ट साहब आपका। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर कानून। इनसे भी इनकी कानूनी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया रांझा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। वालेकुम अस्सलाम। रांझा साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है। मेरे ख्याल में इससे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुल्क की सियासत के लिए कोई केस नहीं होगा, क्योंकि इसने रिजर्व सीट्स किसके पलड़े में जाती हैं, इसने मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करना है। आपको क्या लगता है, ये एक्चुअल में राइट को अगर छोड़ दें, कानून को भी अगर एक साइड पे रख दें, जो इस वक्त बहस चल रही है, जो रिमार्क्स हैं जजेस के, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके हक में जाएगा फैसला? जहाँ तक रिमार्क्स में अदलिया के वो तो आते रहते हैं, ठीक, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो रिमार्क्स जो हम सुनते हैं रास्ट्रों पे, वो कभी लिखे नहीं जाते फैसलों में। ठीक है। तो यहाँ तक वो हमसे ज्यादा कॉन्शियस है इस बात के कि उनका जो दायरा इख्तियार है वो फैसला कर रहा है आइन और कानून के मुताबिक। अगर वो जज साहबान पड़ गए इस जमेले में कि हाँ जी फलां पार्टी हार जाएगी, फलां जीत जाएगी, फलां के वोट कम हो जाएंगे, फलां पावर से बाहर हो जाएगा, तो ये सोच जो है ये अदलिया में नहीं आनी चाहिए। They should strictly bind themselves Constitution and the law. रांझा साहब, बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे कि आज अतर मैनुल्लाह साहब ने भी कहा, कल भी उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि आज भी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ये बात करें, जो कि वहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने के लिए बैठे हैं, तो आम आदमी का ट्रस्ट फिर क्या रहेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो अदालत ऊपर रास्ते में बैठी होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस तरह से बेहतर है, और उनका फर्ज बनता है कि बिल्कुल टू द लेटर दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ दे अंदर। अब रांझा साहब, इसमें चूंकि आप माशाल्लाह मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ के, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हों तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि गुत्थियाँ जो है सुलझती जाएं। अभी मेरी बात हो रही थी असद मंजूर भट्ट साहब से, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। मैंने उनके सामने भी यही सवाल रखा। मैं आपसे भी इस पे असिस्टेंस चाहती हूँ कि ये जो फैसला एक्चुअल में जो जड़ थी, हम जड़ों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? हम ऊपर से ब्रांचेस काटते हैं, उनको उनकी तज़ीनो आराइश पे लगे रहते हैं, हम रूट्स नहीं देखते। एक्चुअल ये प्रॉब्लम हुई उस वक्त थी जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पार्टी से उसका सिंबल ले लिया, उसके बाद उस पर मोहर जब्त की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, सिंबल नहीं दिया गया तरीके इंसाफ को एन इलेक्शन के टाइम पे। तो आपको नहीं लगता कि वो रिव्यू भी फाइल हो चुका हुआ है उस केस का? पहले अगर उसकी बतौर जमात या उस केस को देख लिया जाए कि क्या वो फैसला दुरुस्त था या गलत था, तो आगे सब में आसानी रहेगी। हर चीज जो एक वक्त पे करनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर उस वक्त पे ना हो तो कोई फायदा नहीं है गुफ्तगू करने का भी जी। और तब ये करना चाहिए था। अब हम उस वक्त रंजा साहब की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। रंजा साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रंजा साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नाज़रीन, रंजा साहब से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही थी। मेरी टीम से कहूँगी दोबारा उनसे मिलाने की कोशिश करें। नाज़रीन, बेसिकली अगर हम अपनी बेसिक्स को देख लें, बुनियादों को ठीक कर लें, तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल करना और बहुत सारे फैसलों को, जैसी बातें हमारा काम नहीं है, ये जजेस का काम है, लेकिन फिर भी हम भी देख सकते हैं कि रूटीन में क्या चल रहा है, अगर उसको बेहतर करना मुनासिब होगा। जो चीज़ की निशानदेही अभी मैं कर रही हूँ कि जिस पे रिव्यू फाइल हो चुका हुआ है, अगर उस चीज़ को देख लिया जाए और तरीके इंसाफ एज पार्टी उसकी पोजीशन क्या है उस चीज़ को देख लिया जाए, तो सिंबल तरीके इंसाफ को देना है नहीं देना उस चीज़ को देख लिया जाए, और अगर सिंबल तरीके इंसाफ को मिल जाता है तो मेरे ख्याल में ये जो रिजर्व सीटों का फैसला है ये भी करना आसान होगा। रंजा साहब, आपकी आवाज़ कट गई, आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इसको जो पोलिटिकल पोस्चर को ना देखिएगा जी, और ना इसको देखिए रिट्रोस्पेक्टिव माहौल में। देखिए आज जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करते जाए, और हमें सब जगह जो है वो अदलिया की बका है और अदलिया की ताकत है, और जब भी अदलिया डिविएट करती है
तो रिजल्ट के मुताबिक हम एक्सेप्ट नहीं करते, ना वो मसला रिजॉल्व होता है और अदलिया का माहौल खराब हो जाता है। रांझा साहब, ये जो रिजर्व सीटें, इतना हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर सा मसला है। इसको एक सिंपल तरीके से, मुझे जहाँ तक लगता है, आप गाइडलाइन मुझे दे दें, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तसहीह भी फरमा दीजिएगा। सबसे पहले अगर ये डिसाइड कर लिया जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ एज पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में अभी अनलिस्टेड नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये तय कर ले कि उस पार्टी की पोजीशन क्या है, सिंबल देना नहीं देना, तो ज़्यादा ईजी नहीं हो जाएगा? अगर उसको सिंबल है तो फिर इनको कोई दूसरी सियासी जमात में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो ये हिस्सा है किसी कमीशन का, और ना ही इसके ऊपर ये है कि हाँ जी आप चॉकआउट करें क्या लाइन ऑफ इख्तिलाफ होनी चाहिए टू डिफरेंट पार्टीज की। आई थिंक द कोर्ट शुड कॉल अ स्पेड एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक, और आपको क्या लग रहा है कि चूंकि आपकी प्रैक्टिस रही है, ये क्या डिसीजन आ सकता है? हकदार को उसका हक मिल जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये आई कांट बिलीव और इमेजिन कि हमारी अदलिया जो है ये उस तय के पीछे का फैसला करे। फैसला वही होगा जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। ठीक, फैसला वही होगा जो आइन और कानून कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब आपका, आपने भी हमें कानूनी असिस्टेंस आपकी चाहिए थी, उस पर आपने हमें प्रोवाइड किया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये मुल्क की सियासत पे ये फैसला जो है जब वो आएगा वो क्या रुख इख्तियार करेगा। और आज मुल्क की सियासत में एक और भी बड़ी चीज़ है, हम ये जो दौरान इद्दत निकाह का केस था उसका भी फैसला आने वाला है, उस सब पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लश्करी रईसानी साहब, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया रईसानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। रईसानी साहब, वफाकी कैबिनेट ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी देती है, कुछ सियासी जमातें उनको इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। आप इस ऑपरेशन की हिमायत में हैं या आपके भी कुछ अपने इलाके को लेके, अपने सूबे को लेके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नाज़रीन, रईसानी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को नाज़रीन एक टीवी प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं हल्फन बयान देता हूँ। मुझसे जब पूछा गया कि एतमाद में नहीं लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं हल्फन बयान देता हूँ कि मीटिंग में KP के CM ने अपने सूबे की सूरत हाल डिटेल से बताई थी, कहाँ कहाँ दहशत गर्दी का उनको सामना है, कहाँ कहाँ हालात का मुश्किलात हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं भी इख्तलाफ उन्होंने नहीं किया, किसी भी बात पर उन्होंने डिनाई नहीं किया। उनसे सवाल पूछा गया था कि गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उनके मुताबिक उनके नॉलेज में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, नाम लिया गया था इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसका ऑपरेशन की डिटेल्स नहीं पता, ना ही उन्हें पता था कि ऑपरेशन हो रहा है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। नाज़िर, रईसानी साहब से हमारा रब्ता नहीं हो सका, लेकिन आज के प्रोग्राम से आप दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।